तो 12,000 टन से भी ज्यादा बारूद इजरायल अब तक बरसा चुका है और मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध की आग में और भी देश शामिल हो सकते हैं, झुलस सकते हैं, इसकी भी आशंका लगातार बनी हुई है। करेंगे इस पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में है मेरी सहयोगी अंजलि। तो इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग 22वें दिन और विनाशकारी हो चुकी है। रात भर इजरायल की तरफ से गाजा में जबरदस्त हमले किए गए तो गाजा की तरफ से भी पलटवार हुआ, रॉकेट दागे गए। इस बीच इजरायली सेना आईडीएफ ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के लड़ाके गाजा के अस्पताल में छिप गए और वहां हमास का कमांड सेंटर मौजूद है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही रणभूमि से आ रही जंग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। जी और ब्रेकिंग न्यूज है, इजरायली सेना का गाजा पर विध्वंसक हमला हुआ है। आग की लपटों से लाल हो गया आसमान। हमले के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। देखिए, इजरायली सेना का गाजा पर हुआ है भीषण हमला। आग की लपटों से पूरा आसमान लाल नजर आया। आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं जब एक के बाद एक कई धमाके गाजा पट्टी में हो रहे थे। और 22वें दिन इजरायल का सबसे बड़ा अटैक हुआ इजरायली सेना पर। इजरायली सेना का गाजा पर बारूदी बौछार। 100 लड़ाकू विमानों से गाजा पर बम बरसाए। ताबड़तोड़ हवाई हमले से थर्राया पूरा गाजा शहर। हमास के कई ठिकानों को तहस नहस किया इजरायल की वायुसेना ने। इजरायल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत की भी सूचना आ रही है। विनाशक हमला इजरायल की तरफ से। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की भीषण बमबारी, हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 250 हमास ठिकानों पर हमला किया गया। वहीं हमास पर इजरायली नेवी का भी हमला। गाजा के तटीय इलाके में नेवी कमांडो का ऑपरेशन और साउथ गाजा के तटीय इलाकों पर बोला धावा। भूमध्य सागर से दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। इजरायली नेवी के हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। तो एक तरफ वायुसेना, वहीं दूसरी तरफ नौसेना का भी हमला लगातार हमास के ठिकानों पर जारी है। और इस बीच ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो विनाश लीला इस वक्त गाजा में दिख रही है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लगातार रात भर ये हमले चलते रहे, चाहे वो बारूद बरसाने की बात हो या फिर रॉकेट से हमास के ठिकानों को टारगेट करने की बात हो। ये तस्वीरें आप देखिए गाजा में इजरायल के हमले की। और इजरायल के हमलों के बाद गाजा में क्या हालात हैं, बमबारी के बाद वहां पर लोगों के जीवन में कैसी कठिनाइयां आ रही हैं, आपको हम बताते हैं किस तरह की दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। सबसे जो बड़ी चुनौती है वो है अस्पतालों की। अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से जो लोग घायल हैं उनके सामने भी जिंदगी बचाने की बड़ी चुनौती। परेशानी बहुत सारी है। संचार व्यवस्था वहां पर ठप है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, वही खाद्य सामग्री भी खत्म हो चुकी है। तो ये हालात है इस वक्त गाजा पट्टी के। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने लोग हमलों में घायल हो रहे हैं वो जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनके लिए बेड ही नहीं है, अस्पताल में इलाज ही नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। मार्शल राजेश कुमार, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ है। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। और साथ ही हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर, यानी कि जहां पर युद्ध चल रहा है, युद्ध के हालात बने हुए, वहां पर हमारे सहयोगी मनीष मौजूद है। सबसे पहले मनीष का रुख करते हैं। मनीष, चुनौतियां कई सारी है वहां पर। सबसे बड़ी चुनौती है आईडीएफ को हमास के खात्मे की, क्योंकि खबरें ऐसी भी है कि हमास ने अस्पतालों को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। जो लोग इस हमले में घायल हो रहे हैं उन्हें अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो रहा है, इलाज वहां पर नहीं है, बिजली पानी सब कुछ बंद है, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। क्या हालात है वहां के? बिल्कुल अंजलि, देखिए अभी सुबह होने वाली है, सूरज उगा नहीं है, लेकिन आज की रात अगर मैं कहूं तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है दोनों पक्षों के लिए। गाजा में लगातार बमबारी हुई है,
लगातार हवाई हमले के मंजर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इजराइल और हमास की जंग में अगर 3 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक है 7 अक्टूबर जब हमास ने हमला किया, एक 17 अक्टूबर जब गाजा पट्टी के अस्पताल पर रॉकेट गिरे, और एक 27 अक्टूबर की रात, वो रात जब इजराइल ने ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब हम और नहीं इंतजार करेंगे। और उसके बाद से जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और उसे सपोर्ट करता हुआ हवाई हमला ठीक वैसा ही था जैसे हमने 7 अक्टूबर को देखा था, जब 3000 रॉकेट के बीच में से 2500 के करीब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे थे। उसी की जवाबी कार्रवाई इस बार हुई जब 27 अक्टूबर को सैकड़ों हवाई हमले किए गए और साथ ही साथ ग्राउंड ऑपरेशन वहां बहुत इंटेंसिव ऑपरेशन के साथ काम कर रही थी। तो मैं कह सकता हूं कि बीते कुछ घंटे भयानक रहे हैं। पूरी डिटेल मुझे लगता है थोड़ी देर में आईडीएफ की तरफ से बताई जाएगी, लेकिन इजराइल को जो जवाबी कार्रवाई करनी थी 3 हफ्ते के बाद 27 अक्टूबर की रात को, वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। आप कह रहे हैं कि जबरदस्त कार्रवाई हुई और कितना नुकसान हुआ है ये थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये जो हवाई हमले हुए हैं और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमास के ठिकानों को पॉइंट करके टारगेट किया गया, आप कैसे देख रहे हैं ये जो एयर अटैक है, एरियल अटैक है, चाहे वो नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, ये कैसे सुनिश्चित हो रहा है कि हमास के ठिकानों को पिन पॉइंट करके मारा जा रहा है? देखिए, 20 दिन में उनको ज़रूर पता लग गया होगा कि कौन सी बिल्डिंग में कौन से लोग, किस टाइप के लोग वहाँ पे हैं। और जब जैसे नॉर्थ गाज़ा को बोला गया है कि आप साउथ में शिफ्ट हो जाइए, तो स्वाभाविक है कि जो रुके हुए हैं वो उनमें ज़्यादातर हमास के लोग ही होंगे। और उन्होंने जो टनल्स वगैरह जितना भी वो मैप कर पाए हैं उसके मुताबिक वो उन्होंने देखा होगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हमास के होने की संभावना ज़्यादा है और इसमें उनके शस्त्र जो हैं वो स्टोर किए गए होंगे या कोई कमांड सेंटर होगा। तो उस हिसाब से उनको देख करके उन्होंने ये रणनीति तैयार की है। और ये तो निश्चित ही है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन जारी होगा तो उसको एयर सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो उनको एम्बुश किया जाएगा, बूबी ट्रैप किया जाएगा और छुपे ठिकानों से उन पे स्नाइपर्स वगैरह फायर करेंगे। तो एयर का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है इस ग्राउंड ऑपरेशन। बिल्कुल सर, एयर स्ट्राइक भी लगातार की जा रही है और तीनों ही मोर्चों से बड़े हमले किए जा रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है। वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली सेना, हमास के लड़ाकों को वहां से अरेस्ट भी किया गया है। कई हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है वेस्ट बैंक में। गाजा के अस्पताल पर इजराइल का खुलासा, आईडीएफ ने शिफा अस्पताल को लेकर खुलासा किया है। शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो जिससे ये सबूत दिया गया है अस्पताल के तहखाने में हमास का वॉर रूम है। और देखिए, यही वीडियो है जो कि आईडीएफ ने जारी किया है और इस वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि कैसे गाजा में अस्पतालों को अपना ठिकाना बना लिया है हमास ने, वहां पर वॉर रूम तैयार कर लिया है और वहीं से हमलों की पूरी प्लानिंग की जाती है हमास की ओर से। देखिए, कमांड सेंटर, वॉर रूम, सब कुछ अस्पताल में बना हुआ है और ये सब हमास ने किया है। बिल्कुल, देखिए एक एनिमेशन के माध्यम से ये सारी सिचुएशन, लोकेशन, ये सब बताने की कोशिश की गई। हमास का कमांड सेंटर शिफा हॉस्पिटल को बताया है। आप देखिए सिक्योरिटी किस तरह की बनाई गई है और ये सब कुछ बेसमेंट में यानी नीचे से ऑपरेट हो रहा है। ऑपरेशन के लिए वहां पर कमांड सेंटर की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस हॉस्पिटल को, ये आरोप इजराइल लगातार लगा रहा है। तो देखिए, लगातार वीडियो के जरिए आईडीएफ ये बता रहा है कि आखिर कैसे अस्पतालों के बारे में जो बार बार रिपोर्ट्स आ रही थी वो सच है। अस्पताल में भारी सुरक्षा है जहां पर हमास लड़ाकों की तैनाती भी आप देख पा रहे होंगे, कैसे हमास लड़ाकों को यहां पर सुरक्षा में लगाया गया है। कमांड सेंटर, वॉर रूम, सब कुछ यहां पर मौजूद है। तो आपको ये भी बताते हैं कि कैसे हमास अपने ऑपरेशन के लिए अस्पतालों को ढाल बना रहा है। बिग वॉल पर आपके सामने वो डिटेल्स रखेंगे। देखिए, इजराइल का ये खुफिया इनपुट है जिसमें कहा जा रहा है कि अस्पताल में बना हुआ है हमास का ठिकाना और इसी को लेकर यह वीडियो जारी किया गया है। शिफा अस्पताल हमास का
ऑपरेशन सेंटर है। यह कहना है इजरायल का कि यहीं से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। यह कमांड सेंटर की तरह इस शिफा हॉस्पिटल को यूज किया जा रहा है। शिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस सबसे बड़े अस्पताल को, जहां पर जो घायल हैं उनका इलाज होना चाहिए था, कई मरीजों को तो बेड तक नहीं मिल रहा, वहां पर हमास का वॉर रूम तैयार हो चुका है। अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर हमास लड़ाकों को हथियारों के साथ तैनात किया गया है। और अस्पताल के नीचे जो तहखाने हैं वहां से सारा कुछ ऑपरेट होता है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस हमास का ये वॉर रूम है और अस्पताल में हमास का गोला बारूद डिपो भी मौजूद है और यही वजह है कि ऐसे हॉस्पिटल्स लगातार टारगेट पे भी रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अस्पताल में हमास ने अपने कई मीटिंग रूम्स भी तैयार किए हुए हैं जहां पर वो मीटिंग करते हैं। इसी अस्पताल में बनता है हमास का वॉर प्लान। वॉर रूम बनाया गया और हमास के अस्पताल वाले मुख्यालय पर इजरायल ने किया है ये बहुत बड़ा दावा। बिल्कुल, शिफा हॉस्पिटल को लेकर ये बड़ा दावा है और सवाल यहां पर यही उठता है कि अगर ये दावे सच है तो अपने आप में कितनी चिंता की बात है। तो हमास का वॉर रूम जो हमने आपको दिखाया, किस तरह से ये खुलासा हुआ, किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई और ये दावा सामने आया। अब इनमें क्या बड़े दावे हैं, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। दावा नंबर 1 क्या है? शिफा हॉस्पिटल में कई भूमिगत परिसर हैं, अंडरग्राउंड केबिन्स हैं, उससे ये सब कुछ ऑपरेट होता है। दावा नंबर 2 है तहखाने में हमास का वॉर रूम तैयार किया गया। दावा नंबर 3 है तहखाने में वॉर रूम तक जाने के लिए कई सुरंगें भी बनाई गई हैं। चौथा दावा नंबर 4, अस्पताल परिसर में हमास के लड़ाके मौजूद हैं, वो दिखाई दिए। दावा नंबर 5, तहखाने में हमास के हथियारों का एक बड़ा जखीरा है और वहीं पर इन हथियारों को स्टोर करके रखा गया है और फिर ये हमले में इस्तेमाल इसका होता है। संजय सोई सर, अब ये दावा खुलकर इजरायल कर रहा है कि बड़े अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह यूज किया गया और यही वजह है कि अस्पताल भी हमले की जद में आ रहे हैं और वहां पर बहुत ही खुफिया तरीके से सारे हमास के लड़ाके या टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। रवि जी, 2 बातें हैं, मैं क्विकली बताऊंगा। एक तो पहली बात तो ये कि अगर ये खबर सच है तो वाकई में ये काफ़ी देखा जाए तो जो हमास हैं, जो अपने आप को बहादुर कहते हैं, उसके ऊपर बड़ा शक होता है कि अगर वो इस प्रकार से मरीजों की, अस्पताल की, मस्जिद की, स्कूलों की ढाल बनाकर वहाँ से ऑपरेशन कर रहे हैं और बाद में फिर हल्ला करते हैं कि आपने अस्पताल पर अटैक कर दिया, आपने स्कूल पर हमला कर दिया, आप गरीबों को मार रहे हैं, आम आदमियों को मार रहे हैं। दूसरी बात यह कि इजराइल ने जो ये किया है इसकी कितना सच्चाई है, ये भी एक बात देखने वाली है, क्योंकि ये अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ प्रोपेगेंडा पे काम भी चल रहा है कि किस प्रकार से ये एक चीज़ को कन्वे कर रहे हैं, एक मॉडल बनाकर कि यहाँ इनके तहखाने में सुरंगें हैं, तहखाने में कमांड हेडक्वार्टर है, तहखाने में हथियार हैं। तो वो एक एंगल वो भी निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सोचने वाली बात यह कि अस्पताल में सुरंग 1-2 दिन में तो नहीं बन गई होगी, पहले से ही ये काम चल रहा होगा। और अगर गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में हमास ने सुरंगें बनाई है तो फिर इजरायल को इसकी खबर कैसे नहीं थी। लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी जानकारी और आ रही है। आईडीएफ के हवाई हमले का जवाब दिया गया है। गाजा से इजरायल पर रॉकेट की बारिश की गई है, एक के बाद एक कई रॉकेट बरसाए गए हैं। ताबड़तोड़ हमले गाजा में जारी। तो गाजा में अस्पताल को निशाना बनाने को लेकर के इजरायल पर सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन हर बार इजरायल ने दावा किया है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और हथियारों का वहां पर भंडार तैयार किया है। 17 अक्टूबर के गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी थी जिसमें 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। फिर 19 अक्टूबर को गाजा के ही एक अस्पताल के पास मिसाइल धमाका हुआ था। जब इजरायल पर सवाल उठे तो आईडीएफ ने वीडियो जारी कर शिफा अस्पताल में हमास के बेस का सबूत पेश किया है और कहा जा रहा है आईडीएफ की ओर से कि यह सच है कि अस्पतालों को अब अपना ठिकाना बना लिया हमास ने और वहीं पर वॉर की पूरी साजिश तैयार की। तो इजरायल की तरफ से लगातार दावा भी किया जा रहा है और इस बीच ऑपरेशंस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कमांडिंग ऑफिसर डैनियल हगारी ने शिफा अस्पताल में बने हमास के कमांड सेंटर की जानकारी दी। हगारी ने इजरायल के एक्शन प्लान के बारे में भी बताई। आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, बिग वॉल के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं हगारी की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं। तो डैनियल हगारी के थ्रू ये बातें सामने आ रही हैं। शिफा अस्पताल पर बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और शिफा अस्पताल से संचालित सेंटर का पर्दाफाश आईडीएफ करता नजर आ रहा है। जी हां, भूमिगत क्षेत्र में बना हमास का कमांड सेंटर, दावे में यह भी कहा गया है, और उत्तरी सीमा पर आईडीएफ सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। नागरिक सुरक्षा के लिए अलर्ट ऐप होगी बेहतर और इसके जरिए लोगों को
सूचित किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। सुरक्षा की रक्षा के लिए सेना हर मोर्चे पर तैयार है। लोगों की रक्षा के लिए सेना भी काम करेगी, ये भी तैयारी में शामिल है। यानी कि लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की भी कोशिश की जाएगी जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। चैलेंजिंग टास्क है हॉस्पिटल्स में इस तरह के ऑपरेशंस को करना, और बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हमास के ठिकानों को भी नष्ट किया जाए और लोगों को नुकसान भी ना हो। और इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। उत्तरी गाजा में हमास ठिकानों पर बॉम्ब गिराए गए हैं। बेत हनौन क्षेत्र में एयर स्ट्राइक हुई है। तो देखिए, गाजा के अलग अलग जो एरियाज हैं जहां पर हमास के ठिकानों की जानकारी आईडीएफ को मिल रही है, वहां पर हमले ताबड़तोड़ जारी है। हमारे साथ यहां पर खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरंगों के बारे में कई बार बात हुई है कि सुरंग सबसे बड़ा चैलेंज है आईडीएफ के सामने जहां पर हमास का ठिकाना है, लेकिन अब तो अस्पताल को भी ठिकाना बनाने का दावा आईडीएफ कर रहा है। अस्पतालों से हमास को निकालने का कैसे काम करेगा आईडीएफ? क्या अब आगे की रणनीति आपको नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइट गाजा में, ये चैलेंज भी वहीं पर है। जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ा ही दर्दनाक दास्तान है कि लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आतंकवादी संगठन हैं उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या मर्यादा या मानवीय मूल्य महत्व नहीं रखते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो विस्फोट हुए हैं वो स्कूल और मस्जिदों में हुए हैं। तो उसी तरह से हमास एक आतंकी संगठन है और अपने मंसूबे के लिए वो कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि 22 दिनों के संघर्ष या युद्ध आप इसे कह लें, आने वाला जो भी समय होगा वो चाहे 4 दिन हो या 40 दिन हो, हमास की हार इसमें निश्चित है, सुनिश्चित है। समय जितना भी लग जाए, क्योंकि हमास के पक्ष में खड़े हुए जो देश हैं वो अभी भी प्रॉक्सी सपोर्ट के मूड में है, चाहे वो ईरान हो चाहे लेबनान हो। लेकिन इजराइल के सपोर्ट में बड़े बयान तो उनकी तरफ से आ रहे हैं सतीश जी, लेकिन बड़ा समर्थन अभी तक नहीं दिख रहा जिस तरह से इजराइल के लिए समर्थन में पश्चिमी देश खुलकर आए हैं। एक और अहम खबर है, हमास से जंग के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी सैनिक, और 200 बताया जा रहा है कि 2500 सैनिकों को लेकर इजराइल पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत। लाल सागर में 2500 अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती की गई है। तो 4 सागरों में महाशक्तियों की सेना तैनात है। भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चा तैयार, यहां यूएसएस जेराल्ड विमान वाहक पोत है और इसके साथ 5 युद्धपोत तैनात है। एक स्क्वाड्रन F-16 और एक स्क्वाड्रन F-15 भी यहां पर तैनात है। अमेरिकी बेड़े के नजदीक ही फ्रांस ने भी अपना एम्फीबियस युद्धपोत तैनात कर दिया है। भूमध्य सागर में अमेरिका का दूसरा विमान वाहक नौसेना बेड़ा यूएसएस आइजनहावर भी पहुंच रहा है और यह बेड़ा करीब 36 घंटे में जिब्राल्टर स्ट्रेट पर पहुंच जाएगा। लाल सागर में अमेरिका का यूएसएस कार्नी नौसेना बेड़ा तैनात है। यह बेड़ा हूती की मिसाइलें भी इंटरसेप्ट कर चुका है। दूसरी तरफ रूस ने भी ब्लैक सी में अपनी नौसेना का बेड़ा बढ़ा दिया है। ब्लैक सी में रूस ने नाटो नौसेनाओं का रूट बंद कर रखा है। यहां से रूसी फ्लीट ईरान की मदद के लिए तैयार है। रूस के मित्र चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना को एक्टिवेट कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में यूएस चीन के फाइटर जेट की झड़प भी हुई है। दोनों देशों के जेट इतने करीब से गुजरे कि टकराने से बाल बाल बच गए। तो आप देखिए कि इस पूरे खेल में जो दुनिया की महाशक्तियां हैं वो किस तरह से एक बैकग्राउंड बना के चल रही हैं। अजय त्रिपाठी सर, ये जो बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, क्या माना जाए कि ये इनिशियल सिग्नल दे रहे हैं ये महाशक्तियां कि हम बड़े युद्ध के लिए भी तैयार हैं और जो भी देश इसकी शुरुआत करेगा अपने अपने हित के हिसाब से हम उनके साथ इस युद्ध में कूद जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है इन युद्धपोतों की तैनाती के बारे में, और शायद डिफेंस एक्सपर्ट्स इससे सहमत होंगे कि ये एक डिटरेंट का काम करने के लिए है। देखिए, लाल सागर में और भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने बेड़े रखे हैं। चीन का बेड़ा जो है वो साउथ चाइना सी में है, रूस का ब्लैक सी में है। तो
चीन तो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। रूस ब्लैक सी के में बेड़ा रख करके सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन लाल सागर या भूमध्य सागर में चीन या रूस में से किसी के बेड़े नहीं आए और मेरे ख्याल से आएंगे भी नहीं। आपको याद होगा 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो हुआ था, वहाँ पर अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा भी आ गया था और रूसी नौसैनिक बेड़ा आ गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया और 13 दिन तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद भारत विजयी हुआ। तो ये एक डिटरेंट का काम करते हैं कि हम यहाँ तैयार हैं, अगर आप यहाँ दखल करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, यानी तैनाती के साथ एक संदेश देने की कोशिश है कि हम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। सऊदी अरब की अमेरिका को चेतावनी भी सामने आई। गाजा जंग विनाशकारी हो सकती है, ये कहना सऊदी अरब का। इजरायली हमला मिडिल ईस्ट के लिए विनाशकारी है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा के दौरान ये बातें कही। तो गाजा में जंग चल रही है जिसके विनाशकारी अंजाम भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बिग वॉल पर बताएंगे सऊदी अरब जंग के विनाशकारी होने की जो धमकी मिली है उसके बारे में आपको बताएंगे कि धमकियां लगातार मिली। सऊदी अरब की बात करें तो जंग के विनाशकारी होने की धमकी सऊदी अरब ने दी है और साथ ही ईरान ने कहा है कि गाजा की आग से अमेरिका भी नहीं बचेगा। ये सारा जो इंडिकेशन है वो अमेरिका को लेकर है। जॉर्डन की तरफ से कहा कि युद्ध रोकना होगा, नहीं तो विस्फोट होगा और ज्यादा विनाश होगा। तुर्की क्या कह रहा है? गरीबों के मकान झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। एक मानवीय एंगल तुर्की इस पूरे युद्ध में जोड़ने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और तुर्की तो पहला देश है जिसने हमास को कहा है कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो आतंकी संगठन नहीं है। ये सारी बातें संजय सोई सर, अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल आ जाता है कि ये सारे देश अमेरिका को भी चेतावनी दे रहे हैं, इजरायल के खिलाफ बोल रहे हैं, हमास को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन युद्ध में गाजा के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे तौर पर कोई घुसने से बच रहा है। क्या ये डर है अमेरिका का या फिर कोई और वजह है? नहीं, देखिए ऐसा है कि खास तौर से अगर हम देखें जो देश इस प्रकार से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर बात है क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी है। और दूसरी बात यह कि खुद नहीं सामने आना चाहते ये नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन करके, उनको पैसा देके, उनको आगे बढ़ाकर ये यहाँ पर इजराइल को थोड़ा सा सबक सिखाने की कोशिश है। अमेरिका को भी एक मैसेज देने की कोशिश है। अमेरिका के ऊपर भी पहले आतंकवादी हमले हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी एक डर डालने की कोशिश हो रही है कि आपके भी मेन लैंड पर हमला हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि ये खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। चाहे आप सीरिया में अटैक देखें अमेरिकन बेसिस पे, वहाँ पर भी एक हुआ तो लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स ने वहाँ पर हमला किया, फिर अमेरिका ने उसका जवाब ईरानी बेस पर करके किया। लेकिन ये बात सच है जैसा आप कह रहे हैं कि खुलकर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना उनके रिफ्यूजी लेने को कोई तैयार है, ना उनको इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए कोई तैयार है। रवि जी, यहाँ तक कि राफा बॉर्डर भी अगर खोल रहे हैं तो कुछ घंटों के लिए, ताकि कुछ मदद अंदर जा सके। यूएन लगातार अपनी मजबूरी दिखाता रहा है। और इस बीच देखिए दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की बमबारी देखने को मिली है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। रमल्ला से भी जानकारी, लेकिन जो इस वक्त बड़ी जानकारी वो है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए हैं इजरायल ने अपने हमलों में। हमास के खिलाफ इजरायल का एक्शन। वेस्ट बैंक में एक घर को ध्वस्त किया गया। शरणार्थी शिविर में एक घर पर बुलडोजर चलाने का दावा। तो ग्राउंड ऑपरेशन पर हमास का दावा क्या है वो जानिए। 3 मोर्चों से गाजा में घुसी इजरायल की सेना। हमास ने इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल किया। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। हमास के हमले में इजरायल को भारी नुकसान। हमास ने कॉर्नेट और यासिन मिसाइल से अटैक किया। तो देखिए ग्राउंड ऑपरेशन पर हमास का ये जो दावा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। अब प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो दावा किया जा रहा है हमास की ओर से कि आईडीएफ भी हमले कर रहा है, और यहां तक हमास कह रहा है कि आईडीएफ के हमले में कई सिविलियंस की भी जान गई है। इजरायल के दावे अलग है, हमास के दावे अलग है। देखिए स्थिति तो
प्रतिकूल है, क्योंकि दूध में पानी जैसा मिला हुआ स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि गाजा पट्टी और बाकी जगहों पर जो रिहायशी इलाका है, उन रिहायशी इलाकों में हमास के लोग मिल चुके हैं। जैसा कि हॉस्पिटल में जब उनकी पकड़ बन गई है और उसे अपना ठिकाना बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए भी थोड़ी मुश्किलें हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें, सेग्रीगेट करें और फिर उनका एलिमिनेट करें। तो वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इजराइल के पास तंत्र हैं और सारी व्यवस्था है, उसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमको लगता है कि इजराइल इस अपने प्रयास में हमास को तोड़ने में या खत्म करने में सफल होगा। एक सवाल जल्दी से मैं चाहूंगा आपका उत्तर इस पर कि मानवीय एंगल जो है हमास बार बार जोड़ रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, दूसरी चीजों की बात हो, लेकिन क्या हमास ने इस बात का ध्यान रखा है कि चाहे उसने अचानक हमले किए हों, लोगों को कैप्टिव बनाया हो, उसमें उसका ये लॉजिक कहीं काम नहीं करेगा? क्योंकि उस समय जो बर्बरता उसने दिखाई, उसके बाद मानवीय ग्राउंड पर कोई बात कहने का अधिकार कम से कम हमास को तो बिल्कुल नहीं है। हमास के पास वो एक आतंकी संगठन है, उसका मंसूबा ही बिल्कुल राजेश जी, इस पर आपका रिएक्शन? राजेश, देखिए, ये थोड़ा सा हमास को तुर्की से वाइट वॉश करने की चेष्टा हो रही है। वो चाहते हैं कि इसको मानवीय एंगल दिया जाए, ताकि जो अभी मेरे को लगता है कि हमास काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद हो चुका है, और मानवीय एंगल से वो एक युद्ध विराम चाहते हैं। ठीक है, और अब तक शायद उसको उम्मीद होगी कि कई बड़े देश साथ आ जाएंगे युद्ध में, लेकिन अभी वो इंतजार की ही मुद्रा में है और सहायता भी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पा रही है बाहर से। बंधकों की रिहाई पर ईरान ने पैरवी की है। रिहाई के लिए ईरान ने शर्त रखी है 229 बंधक के बदले 6000 कैदियों की मांग। तो बंधकों का सौदा किया जा रहा है। ईरानी मसौदा क्या है वो आप जानिए। ईरान दावा कर रहा है कि बंधकों को रिहा करने के लिए हमास राजी हो चुका है, ये देखिए, और 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की एक शर्त भी रखी गई है हमास की ओर से। बड़ी संख्या है ये। देखिए, हमास के कब्जे में इजराइल के 229 बंधक है और इनके बदले 6000 फिलिस्तीन के कैदियों को छोड़ने की बात। अब तक अमेरिका के 4 बंधक रिहा हुए हैं, इससे ज्यादा रिहाई नहीं हुई है। तो ये शर्त क्या इजराइल या अमेरिका जैसे देश मानेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि इन सब के बीच नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है।